आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगबीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आज आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसके बारे में आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है एक इंडियन होने के नाते। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं संपूर्ण डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में आज आप अच्छे से जान पाएंगे। अभी तक सिर्फ आप थ्योरेटिकल सिंबल्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन संपूर्ण डिटेल में नहीं जानते होंगे। तो आज आप इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में जानिए और सामने वाले को भी बताइए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको सभी को नॉलेज मिल सके। खास करके यह वीडियो टीचर्स वर्क के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी अध्यापकगण हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए 101%। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने सिंपल से टॉपिक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से, जो कि आप सभी जानते हैं उनके बारे में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास करने के बाद ये भारत आए थे सन 1893 ईस्वी में। आपको पता होगी भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1917 से लेकर के 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1916 में ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे और 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र दिलाने में सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपिता के नाम से कितने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को बापूजी कहा था। विंस्टन चर्चिल ने, याद रखिए, विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा के बारे में जानते हैं। तो भारतीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग, ठीक है, को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया था। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां होती हैं या 3 पट्टियां हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। इस ध्वज की लंबाई कितनी होती है? 3 और चौड़ाई 2 के रेशियो में होती है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। ठीक है, इस ध्वज के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, जो देश के लिए अर्थात देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने का प्रतीक माना जाता है या प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग जो आप देख पा रहे हो, इसे साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मध्य में सफ़ेद जो रंग आप देख पा रहे हो, सत्य एवं शांति का प्रतीक माना जाता है। और नीचे जो आप हरा रंग देख पा रहे हो, तो विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था, जो लगभग ऐसा ही था कुछ। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुअर्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया। उसके बाद आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया था। फिर उसके बाद देखिए, 29 मई 1953, ठीक है, पहली बार माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नोर्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा झंडा फहराया गया था। 1971 में, याद रखिएगा, अंतरिक्ष में पहली बार इंडिया का झंडा भेजा गया था। अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया था, अमेरिका के अपोलो 15 से। ठीक है, उसके बाद देखिए, 9 जनवरी 1987 को कर्नल JK बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया। उसके बाद 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर
स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। तो आप सभी जानते होंगे आर्टिकल 370 जो था, ठीक है, अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है, पूर्णतः खत्म कर दिया गया है, जिसमें अब इंडिया के 28 स्टेट्स बनते हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। पहले 7 हुआ करते थे, तो अब एक राज्य खत्म कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। अर्थात अब तिरंगे झंडे को पहले अलग फहराया जा सकता था, लेकिन अब सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज यानी कि इंडिया के झंडे को फहराया जाने की अनुमति पूरी तरीके से मिल गई है। तो इसको तथ्य को आपको पहले समझना है अच्छे से। अब उसके बाद देखिए 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। उसके बाद 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला इंडिया विश्व का चौथा देश बन गया है, ठीक है। चांद पर ध्वज फहराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपना ध्वज वहाँ फहराए हैं। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया है, जिसमें कुछ रूल्स बन गए हैं भारतीयों के लिए कि उन्हें झंडा किस किस संस्था या किस किस को फहराना है और कैसे उनको उन नियमों का पालन करना है झंडे का सम्मान करते हुए। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। अब देखिए आपको इतना भी ज्ञान होना चाहिए, नेशनल एंथम जो है राष्ट्रीय गान जिसे बोला जाता है, ये आप देख लीजिए पिक्चर में, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हो 52 सेकेंड्स इसका गायन का समय होता है, एकदम एग्जैक्ट और सही टाइम 52 सेकेंड्स होता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। इसी राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। यह गान सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं, मैंने आपको बताया, जिसके गायन में 52 सेकेंड्स का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद सन 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के शीर्षक से किया था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। अब 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा, पहले कॉलर ट्यून के रूप में राष्ट्रीय गान को जो है बना लेते थे सभी, लेकिन अब 15 नवंबर 2010 से दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति जारी करी, एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक रूल बनाया कि राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। अब देखिए फिर क्या होता है, 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक के 100 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। अर्थात 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रीय गान जनगण मन के या जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान के 100 वर्ष पूरे हो गए, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है, आप सभी जानते हो, वंदे मातरम है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं किसने लिखी, आप सभी जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन 1874 ईस्वी में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उनका यह गान बंगाली भाषा में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास कहाँ से लिए, आनंद मठ से 1882 ईस्वी में की थी, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस राष्ट्रीय गीत को 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है और राष्ट्रगान को कितने में, 52 सेकंड्स में, और वंदे मातरम को 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की थी या की है, ठीक है। सबसे पहले वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया, अंग्रेजी अनुवाद वंदे मातरम का अरविंद घोष ने, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे
मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वीर हमारे अशफाक उल्लाह खान थे। अब उसके बाद देखिए 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्णराव ने राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिनके निर्देशन में मास्टर गणपति सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। अब बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रगीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में पहला स्थान किसका है बताइए? तो आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन को मिला है। ठीक है, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 2003 के सर्वेक्षण में 10 राष्ट्रीय गीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया है वंदे मातरम को, लेकिन पहला स्थान किसको मिला है? ए नेशन वंस अगेन को मिला है। ठीक है, आयरलैंड का राष्ट्रीय गीत को। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में, आप सभी जानते हो नेशनल सिंबल हमारे यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, अब देखिए भारत ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। उसके बाद अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। ठीक है, आप देख रहे हो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं, एक इसकी बैक साइड में और एक ये आगे। ठीक है, 4 सिंह आप देख पा रहे हो। अब अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के एक चक्र तथा दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, गौर से देख लीजिए, पिक्चर आपके सामने, विद पिक्चर आपके सामने सिंबल से लेकर के आए। अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो कि आपसे कई बार परीक्षाओं में ये सिंपल सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का प्रतीक या द्योतक माना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सिंह साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक या द्योतक माना जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो होता है प्रतिवर्ष आप देखते हो, ये कहाँ से और कैसे इसका उदय हुआ? तो देखिए राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है हमारा। सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, जो कि कनिष्क ने इसको आविष्कार या शुरुआत करी थी। इसका पहला महीना चैत्र अंग्रेजी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से प्रारंभ होता है। अंतिम महीना फागुन है, जो कि हिंदी में है। ये राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह होते हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसान, कार्तिक, अगहा, पौष, माघ, शीश और फागुन। ये आपको याद रखने हैं। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अब देखिए राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर क्या होता है? नेशनल पशु आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इससे पहले भी कुछ हुआ करते थे, यानी कि 1967 1969 से पहले कौन सा राष्ट्रीय पशु था और ये अब कौन सा राष्ट्रीय पशु है, तो वो भी पहले जानेंगे। पहले इसके बारे में जानिए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रेस लिनियास है। वैज्ञानिक नाम राष्ट्रीय पशु का बाघ का क्या है? पैंथरा टाइग्रेस लिनियास है, जो पीले रंग और धारीदार लोचवर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हो। ठीक है, अब जिसे 1972 में इसको यानी 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया था। ठीक है, 1972 में नेशनल एनिमल चुना गया था। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव या दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है,
अब देखिए 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला। अब इससे पहले 1972 से पहले भी कुछ कोई होगा तो उसके बारे में पहले जान लेंगे, वो आगे हिस्ट्री में आपको मिल ही जाएगा। अभी बताने वाले हैं, बस 1967 से चेंज हो गया था। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। ठीक है, 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल गया। अब 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी हो गई। ठीक है, जाहिर सी बात है। मैसूर ने या मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अब देखिए बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर है। भारत में केवल गुजरात में सिंह है, केवल गुजरात राज्य में क्या है, शेर है या सिंह है, जिसे गिर राष्ट्रीय उद्यान के आप नाम से जानते होंगे। इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल का दर्जा वापस ले लिया गया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। इसका दर्जा वापस इसलिए ले लिया गया क्योंकि एकमात्र राज्य में ये पाए जाते हैं जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। किस में है, सिर्फ गुजरात में है। सिर्फ गुजरात में शेर मिलते हैं, इसलिए इसी कारण इनकी संख्या कम होने के कारण ये राष्ट्रीय पशु का दर्जा इससे वापस ले लिया। और फिर राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरुआत 1973 से हुई। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन माना जाता है, मयूर। ठीक है, पीकॉक जैसे बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेसस। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंकी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ऊपर पंख के आकार की कलंकी होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है। मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षण दृश्य पैदा करता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय वन्य प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। सिकंदर महान जो था वो मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानूनन अपराध घोषित किया गया है। यह कानूनन अपराध है। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रमण्यम का वाहन है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय पुष्प क्या माना जाता है, कमल, लोटस, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलोम्बो न्यूसिफेरा गॉर्टन, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता है। इसका विवरण विष्णु पुराण, पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म, संस्कृति, लक्ष्मी, इन देवी देवताओं की स्थिति इसी कमल में इनका निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा, बरगद है, बानियान ट्री जैसे आप बोलते हो, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंगोलिसिस। ठीक है, अब देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ में फैली हुई होती हैं। अब देखिए जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है, जिस पर फूल लगते हैं। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती हैं, इतना भी आपको याद रखना है। अब देखिए राष्ट्रीय फल क्या है, मैंगो, आम है, आप सभी जानते हो, लेकिन जिसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो मैग्नीफेरा इंडिका जिसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों में पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में भी पाई जाती हैं। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है, इसीलिए आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा मिला। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल का दर्जा पहले से ही प्राप्त है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्में
आम की पाई जाती हैं या 500 से अधिक किस्म के आम पाए जाते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें खेल में भाग लेती हैं। हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन, जो हॉकी की जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है, 155 ग्राम होता है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तथा हॉकी स्टिक छड़ी 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। तदुपरांत 1964 और 1980 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावृत किया है, जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है। जो इसमें 24 हॉकी स्टिकें एक पहिए के रूप में सजी हुई हैं। अब राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये नदी गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, जो लगभग इंडिया की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है और है जिसकी लगभग लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 है, वैसे 2500 इसमें मान लीजिए आप किलोमीटर लगभग लंबी है, 2500 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं। यमुना जो है गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। यमुना है, सोन है, टोंस है, पुनपुन है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये आपको गंगा नदी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर घाट दिख रहा है आपको। गंगा नदी का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में ये जागृति है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए एक कानून बना था। 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, जो गंगा नदी में ही पाई जाती है, डॉल्फिन है। जो कि आप देख पा रहे हो ये डॉल्फिन मछली आपको दिखाई दे रही होगी। 10 मई 2010 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी शुरुआत करी है। जैसे अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी 1973 में। 1972 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा बाघ को मिलने के बाद, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। ठीक है, अब विश्व के ताजे पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिनें पाई जाती हैं। भारत में गंगा एवं चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में फूला, चीन में यांगत्से नदी में बाजी और ब्राजील के अमेजन नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, भारत में गंगा में चंबल नदी के इसे डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है और अन्य देशों में अन्य नाम से जाना जाता है। मछली यही है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। इनकी आंखों में लेंस नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है। ठीक है, महाभारत और बाबरनामा में भी पहले से मिलता है। अब राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक, जो रुपए का जो सिंबल है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो भारतीय रुपए का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक रुपए देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, आपको इतना अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान चिन्ह है। इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपीय यूरो का अपना अलग पहचान चिन्ह है और भारतीय मुद्रा 5वीं ऐसी मुद्रा है। मुंबई के किसने ये डेवलप किया था, मुंबई के आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय मुद्रा रुपए को डिजाइन किया। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर आर और रोमन अक्षर आर का मिला जुला रूप है। देवनागरी के अक्षर आर अर्थात र को बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब समानता भी है। ठीक है, दोनों का प्रतीक है, र का और आर को मिला करके हमारी भारतीय मुद्रा का प्रतीक बना है। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्मारक, इंडिया गेट आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय स्मारक कौन कौन से हैं।
ठीक है। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मैन्यूमेंट कहलाता है, नेशनल मैन्यूमेंट है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में भी शामिल है, जिसमें इंडिया गेट पर जितने भी शहीद हुए सैनिकों के नाम जो है खड़े हुए हैं। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया गया, ठीक है। अर्थात 90,000 सैनिकों के नाम इस पर जो है उकेरे गए हैं, जो शहीद हुए थे 1931 में, बनाकर इसको तैयार किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से जो सैनिक लड़े थे। और 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता है की नींव डाली थी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, सर एडविन लुटियंस ने। पहले इंडिया गेट को किस नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से, या इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट मेहराब के नीचे दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में एक और स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया। आप देखते होंगे अमर जवान ज्योति पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार दीप प्रज्वलित करने के लिए जाते हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि देने के लिए जो है जाते हैं। यह ज्योति शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है, ठीक है। अब राजभाषा हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 हमारी राजभाषा हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु अब 22 भाषाएं शामिल हैं। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अब राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, विरासत पशु याद रखना है आपको, एलिफेंट हाथी। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा या घोषित किया है। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में 1992 में आप पढ़ते होंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी शुरुआत की थी। अर्थात हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हाथी संरक्षण को या हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। वैदिक देवता इंद्र ऐरावत नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में भी उपयोग करते थे। राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला जयपुर के पास कुंडा गांव है एक, आमेर किले अर्थात जयपुर में। तो 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया गया या किया है, जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। विश्व का तीसरा हाथी गांव कहाँ पर है, जयपुर में आमेर किला के पास कुंडा गांव, ठीक है। अब अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए राजभाषा हिंदी है, ठीक है, राजभाषा याद रखिएगा न कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय पर्व गणित जो है आप जानते हो, गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय पर्व हमारे सिर्फ 3 होते हैं, राष्ट्रीय पर्व 3 होते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है, श्वेत पत्र। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीयता भारतीय इंडियन। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने ये। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, ये आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक रुपया है, ठीक है, जो कि मुंबई के IITCN के द्वारा ये डेवलप किया गया था। इस वाले R को मिला करके और प्लस इस वाले R को मिला करके इन दोनों का मिला जुला रूप मुद्रा का, ये जो कि विश्व का 5वां मुद्रा प्रतीक रखने वाला देश भारत है।
इतना आपने इस वीडियो में देखा, अच्छे से जाना और इन प्रतीकों के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में मिला है। तो इतनी मेहनत करने के बाद आप सबके लिए हम ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा हम्बल सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे, आप चाहे तो कर सकते हैं, हमारे चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके छोटा सा योगदान देना है आपको मात्र। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आते रहते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।